हेलो एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली चंद्रयान 3 को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। चंद्रयान 3 अब मून के लास्ट ऑर्बिट में पहुंच चुका है, जहां से इसके बाद धीरे धीरे इसको डी ऑर्बिट करते हुए मून के सरफेस पे 23 अगस्त को उतारा जाएगा। और आप सबको पता है कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसको पृथ्वी की 5 परिक्रमा करनी थी। उसके बाद इसको मून के ऑर्बिट में जाना था, जहां उतने ही राउंड फिर से इसको मून के लगाने थे। और अब ये इसरो की तरफ से जानकारी दी गई है कि चंद्रयान 3 मून के लास्ट ऑर्बिट में पहुंच चुका है। और आज यानी 17 अगस्त को इसरो चंद्रयान 3 के साथ एक कॉम्प्लेक्स मिशन को अंजाम देगा, और वो होगा चंद्रयान 3 से प्रपल्सन मॉड्यूल और लैंडर को अलग करना। और जैसे ही चंद्रयान 3 से प्रपल्सन मॉड्यूल लैंडर से अलग हो जाता है, उसके बाद लैंडर को धीरे धीरे डी ऑर्बिट करते हुए मून के और नजदीक लेकर जाया जाएगा। और यह चंद्रयान 3 को मून के और नजदीक ले जाने की प्रक्रिया 19 से 20 अगस्त के बीच में किया जाएगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। और यदि हम बात करें रूस के लूना 25 के बारे में, तो ये बताया जा रहा है कि यह 11 अगस्त को लॉन्च तो हुआ था, लेकिन यह 16 अगस्त को ही चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि यह जो चंद्रमा की कक्षा में लूना 25 ने प्रवेश किया है, यह हमारे चंद्रयान 3 से भी कम दूरी पर मून को ऑर्बिट कर रहा है। तो जहां हमारे चंद्रयान 3 को इतने समय लग गया मून के लास्ट ऑर्बिट में पहुंचने में, वही रूस का लूना 25 एक ही शॉट में मून के लास्ट ऑर्बिट में पहुंच गया है। और यह अब लगभग कंफर्म बताया जा रहा है कि रूस मून के साउथ पोल पे 21 अगस्त को ही सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। अपने लूना 25 मिशन को मून के साउथ पोल पे लैंड करवाने का प्रयास करेगा। लेकिन इस स्पेस रेस के बीच एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि आखिर क्यों ये दुनिया के इतने बड़े बड़े देश मून पर अपने मिशन को भेज रहे हैं। चाहे आप अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, चीन की बात करें, या भारत की बात करें, या इजराइल की बात करें, ये सभी देश चंद्रमा पे इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? तो जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि रिसेंटली कच्छथीवु आइलैंड न्यूज में रहा है, चर्चा में रहा है। तो आपको बताना है कि यह किन के बीच में है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, यमन और जिबूती के बीच में है, केरला और लक्षद्वीप के बीच में है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, या अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड के बीच में है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। ऑलराइट, तो आप सबको पता है कि मून पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, और यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और चंद्रमा का डायरेक्ट प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, चाहे क्लाइमेट को लेकर के बात किया जाए, या समुद्र में जो टाइड्स आते हैं उनको लेकर के बात किया जाए। तो निश्चित रूप से चंद्रमा का होना धरती के लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, तो ऐसा बताया जाता है कि लगभग 4.5 बिलियन साल पहले कोई बहुत बड़ा मैसिव चीज पृथ्वी से टकराया था, और उस टक्कर से जो डिब्रीज उत्पन्न हुई थी, बाद में वही डिब्रीज इकट्ठा होकर के मून का यानी चंद्रमा का निर्माण करती हैं। और इस तरीके से हमारे पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट का निर्माण होता है। और इसके अलावा आप सबको पता है कि चंद्रमा का एक साइड ही प्रकाश में रहता है, पृथ्वी पर दिखाई देता है, दूसरे साइड पे पूरा अंधेरा है, वह न ही सूर्य के प्रकाश में आता है और न ही पृथ्वी से दिखाई देता है। और ये बताया जाता है कि चंद्रमा के जिस साइड पे प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस समय चंद्रमा का जो टेम्परेचर होता है वह लगभग 127 डिग्री के आसपास हो जाता है। और जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ता नहीं है, जहां पे अंधेरा है, चंद्रमा के जिस साइड में अंधेरा है, वहां पे बताया जाता है कि जो रात में टेम्परेचर होता है वो -173 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चंद्रमा पे कोई इन्वायरमेंट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है, और वहां पे कोई जीवन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे सन के एक्सपोजर की वजह से रेडिएशन बहुत ज्यादा मात्रा में है। लेकिन अब ये प्रश्न ये आता है कि ये जो सभी मेजर पावर्स हैं, ये चंद्रमा पे दौड़ क्यों लगा रहे हैं? चंद्रमा पे ऐसा क्या है? तो इसका सही उत्तर है चंद्रमा पे रेयर अर्थ मेटल्स की मौजूदगी। और आप सबको पता है कि रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, या एडवांस टेक्नोलॉजीज हो, सभी में किया जाता है। और ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, ये पृथ्वी पे बहुत ही सीमित मात्रा में मौजूद हैं। इसके अलावा नासा की स्टडी में यह कई बार खुलासा हुआ है कि चंद्रमा पे हीलियम 3 की मौजूदगी बहुत ज्यादा मात्रा में है, जो हमारी धरती के लिए, हमारी मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, फिलहाल के समय में हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, उसमें हम प्लूटोनियम, यूरेनियम या थोरियम ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और इसके अलावा एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद जो वेस्ट बचता है वो भी बहुत डेंजरस होता है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है।
तो उस वेस्ट को भी सुरक्षित स्थान पर रखना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो हीलियम 3 है ये पृथ्वी पर बहुत ही रेयर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये बताया जा रहा है चंद्रमा पे बहुत अधिक मात्रा में इसकी मौजूदगी है। और जो हीलियम 3 है ये बताया जा रहा है कि ये कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है और इसके थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी में फ्यूजन रिएक्टर के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। और ये जो पूरी एनर्जी होगी वो एकदम क्लीन होगी, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट होगा और साथ ही साथ इससे कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो साफ और स्वच्छ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हीलियम 3 बहुत जरूरी है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि ये सभी देश चंद्रमा को एक्सप्लोर करने के लिए, चंद्रमा पर माइनिंग करने के लिए ऐसे मिशंस भेज रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि चंद्रमा के किस हिस्से में हीलियम 3 मौजूद है और किस तरीके से इस रेयर अर्थ मेटल को पृथ्वी पर लाया जा सकता है। और ये जो पूरी रेस शुरू हुई है ये तब शुरू हुई जब भारत का चंद्रयान 1 2008 में चंद्रमा पर हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स की खोज करता है, यानी वहां पे पानी होने की पुष्टि करता है। और तब से ये बताया जा रहा है कि ये जो मेजर पावर्स का चंद्रमा में एक बार फिर से इंटरेस्ट जगा है और वो फिर से बहुत सारे मून मिशन चंद्रमा की तरफ करने वाले हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि पानी ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही क्रूशियल है और इसके अलावा पानी का जो सोर्स होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, यानी इससे वहां पे रॉकेट जो फ्यूल होते हैं वो बनाने में आसानी होगी, जो माइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भी इन मेजर पावर्स में चंद्रमा पर माइनिंग के लिए एक आस जगी है। लेकिन अगर मून माइनिंग की बात किया जाए तो वहां पे ये बात तय है कि एस्ट्रोनॉट्स माइनिंग नहीं करेंगे, वहां पे अधिक मात्रा में रोबोट्स को ले जाया जाएगा जो वहां पे माइनिंग का काम करेंगे, लेकिन उनको संचालित करने के लिए वहां पे एस्ट्रोनॉट्स का होना जरूरी है। तो इसलिए कुछ मात्रा में वहां पर ह्यूमंस के लिए एक कॉलोनी भी बसाई जाएगी। तो प्रश्न अब यह आता है कि क्या जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहले पहुंचेगा वहां पे वह जमीन को कब्जा कर सकता है? तो देखिए फिलहाल तो ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है और 1966 में यूनाइटेड नेशंस आउटर स्पेस ट्रीटी को साइन किया गया, जिसमें इस पर सभी देशों ने सहमति जताई थी कि आउटर स्पेस में या मून पे या किसी अन्य स्थान पे कोई भी देश अपनी सोवर्निटी यानी संप्रभुता को क्लेम नहीं करेगा। वह सभी के लिए है, वह पूरी मानव जाति के लिए है और उससे जो भी फायदा होगा वो पूरी मानव जाति का होगा। तो इसलिए चंद्रमा पर किसी देश का क्लेम करना, उसकी जमीन पर अधिकार जताना ये गलत होगा। तो एक तरीके से समझिए भविष्य में जब भी चंद्रमा पर ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स का खोज होगा जो कि पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी होंगे, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ये बहुत सारी समस्याएं सभी मेजर पावर्स के बीच में आने वाली हैं, क्योंकि ये सभी देश चंद्रमा पे जमीन को कब्जा करना चाहेंगे ताकि वो चंद्रमा से इन रेयर अर्थ मेटल्स को लाएं और अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश के फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करें। और इसी को लेकर के आपने कई बार ये देखा होगा कि नासा की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई थी कि चीन का जो मिशन होगा चंद्रमा को लेकर के वो पूरी तरीके से चंद्रमा पे कब्जा करने का होगा। चीन आउटर स्पेस में भी अपने विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ाएगा और उसका कारण यह है कि चीन की महत्वाकांक्षा जो पृथ्वी पर यदि विस्तारवाद की नीति को फॉलो कर सकता है तो वो स्पेस में भी इस तरीके की अग्रेसिव नीति जरूर फॉलो करेगा। और इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि चीन रूस के साथ मिल करके अपने पहले मैंड मिशन को चंद्रमा पर भेजेगा और ये बताया जा रहा है कि यह साल 2027 से 28 के बीच में चीन अपने एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर भेज सकता है। लेकिन इससे पहले अमेरिका एक बार फिर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के साउथ पोल पर ही उतारने जा रहा है, फिर से भेज रहा है। जहां पे ये हमारा चंद्रयान 3 पहुंचेगा वहीं पर बताया जा रहा है कि अमेरिका भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को साल 2024 या 25 के बीच में भेजने वाला है। और इस मिशन का जो अमेरिका ने नाम रखा है वो है आर्टेमिस मिशन। और आप सबको पता होगा कि हाल ही में भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड को भी साइन किया है। इसका मतलब है कि भारत इस मिशन में अमेरिका के साथ है और वह कई तरीकों से अमेरिका की हेल्प करने वाला है। और इसमें जो ये चंद्रयान 3 का डेटा होगा वह आर्टेमिस मिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब देखना होगा कि आगे भविष्य में क्या होता है, लेकिन हम फिलहाल इंतजार कर रहे हैं 23 अगस्त 2023 का, जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो वो क्षण न सिर्फ पूरे भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खुशी का क्षण होगा। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर और प्रश्न ये था कि कच्छथीवु आइलैंड रिसेंटली न्यूज में था, तो ये बताना था आपको ये आइलैंड किन के बीच में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कच्छथीवु आइलैंड जो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और यह जो आइलैंड है एक नेगोशिएशन के थ्रू 1974 में भारत के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया था। तो ये आइलैंड रिसेंटली न्यूज में रहा है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। जाने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।